नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में बॉलीवुड की बिंदास और खूबसूरत एक्ट्रेस मॉडल लीजा सिंह। ये मौजूदा में जो है सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं और कई फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं और अक्सर हमें पार्टियों और इवेंट में भी अपने बिंदास लुक की वजह से नज़र आती हैं, चर्चा में रहती हैं और उनकी चर्चा भी खूब ज़्यादा होती है, खासकर उनकी खूबसूरती की। लीजा जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं क्योंकि ताल्लुक आपका बॉलीवुड से है। बॉलीवुड में आजकल जो है, खासकर अगर हम बात करें लॉरेंस गैंग की, तो धमकियों का दौर जारी है। रणवीर सिंह, सलमान खान के रिश्तेदार, और इससे पहले रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई और उससे पहले सलमान खान के घर पे भी फायरिंग हुई। तो एक तरीके से अंडरवर्ल्ड के बाद अब बॉलीवुड पर जो है लॉरेंस गैंग का जो ये धमकी का सिलसिला शुरू हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अंडरवर्ल्ड और ये सारे जो विश्नोई जी और ये सारे जो है, ये बहुत पहले से हमारे बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं और ये कोई आम बात और आज की बात नहीं। आप पुराने टाइम से देखेंगे तो ये सारी चीजें चलती आ रही है ऑलरेडी। बीच में शायद थोड़ा स्लो हो गया था, पर वापस ये दौर एक स्टार्ट हुई है। जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ की तरह वापस हमारे बॉलीवुड में ये जो गैंगस्टर्स के एक माहौल है वो स्टार्ट हुई है, एक्सटॉर्शन स्टार्ट हुई है। तो ये चीज तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा तैनात होना चाहिए। ऐसे ओपन फायरिंग किसी के जान पे बने, मतलब मुझे नहीं पता है, पर सरकार को इस जो स्पेसिफिक, ये बहुत ही मतलब संगीन मामला है। किसी की जान चली जा सकती है, चाहे वो फिल्म स्टार के जान नहीं भी जाए, आम लोग रास्ते में चलते हैं उनको भी हानि पहुंच सकती है। तो ये बहुत सुखदायक चीज तो नहीं है, पर हमारे गवर्नमेंट को इसके ऊपर कड़ी एक स्टेप लेना चाहिए। लेकिन लीजा जी, अगर हम बात करें लेट 80s की और फिर 90s की, तो अंडरवर्ल्ड का दौर रहा है और अंडरवर्ल्ड फिल्में भी प्रोड्यूस करता रहा है, वो पैसे भी लगाता रहा, और प्लस कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे गुलशन कुमार की हत्या हुई है, वो अंडरवर्ल्ड पर जो है कहीं न कहीं आरोप लगे। और इसके बाद जब दाऊद पूरी तरह से सक्रिय हुआ और उसके गुर्गे जो है लगातार जो है धमकियां दे रहे थे बॉलीवुड के फिल्म मेकरों को और दूसरे लोगों को, तो वो दौर करीब करीब खत्म हो चुका था। लेकिन अब जब से लॉरेंस गैंग ने एंट्री मारी है, तब से एक बार फिर से दहशत में बॉलीवुड लग रहा है कहीं न कहीं। और इससे मुंबई ही निशाना क्यों, बॉलीवुड सितारे ही निशाना क्यों हैं? क्योंकि मुंबई, दिल्ली, ये सारे जगह, गुजरात, ये सारी जगह एक बिजनेस के हब है। इंडस्ट्री बिजनेस है, फिल्म्स बिजनेस है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, इसके पीछे बहुत पैसे लगते हैं, जो पैसे रिकवरी और चीजें, इंसान लॉस में भी जाते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स लॉस में भी हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी वाइट करना, ऐसे चीज भी इस इंडस्ट्री में होती है। जो सिर्फ इंडस्ट्री क्यों, ये गैंगस्टर्स का जो दहशत है, ये तो बिजनेसमैनों पे भी पड़ती है। जो बड़े बिजनेसमैन है उनको भी धमकियां जाती है। तो आपको क्या लगता है कि धमकी की मुख्य वजह क्या है? सिर्फ एक्सटॉर्शन है, पैसे की उगाही है, या फिर कुछ और हो सकता है? अपना डर कायम रहे भी हो सकती है क्योंकि तो माहौल नहीं बनेगा। और आपको अगर राज करना है तो आपको लोगों को आपसे डरना चाहिए। ये मैसेज पहुंचा रहे हैं शायद कि हम ही किंग हैं और आप हमारे सुनो और हमारे करो, और वो एकमात्र इंसान तभी उसके काबू में आ सकते हैं जब वो डरे। तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि इस तरह की जो धमकियां हैं या फायरिंग जो हो रही है उसे रोकना? क्योंकि खबरें तो ये भी है कि पहले 3-4 दिन आके अगर किसी के घर को टारगेट कर रहे हैं, जैसे रोहित शेट्टी के घर को टारगेट किया, तो बाकायदा 2-3 दिन रेकी की है कि कैसे आना है, कैसे जाना है, और उसके बाद वो अपनी फायरिंग या धमकियों को अंजाम दे रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि पुलिस को, प्रशासन को थोड़ा और काम करने की जरूरत है। जो मुझे बिलीव है कि हमारे सिस्टम इतना तगड़ा है कि ये सारी चीजें रोक सकते हैं, पर मतलब आसान होते भी हमारे पॉपुलेशन इतने हैं कि किसी के घर को आप रेकी भी कर रहे हैं तो फिर वो शायद एक नॉर्मल आदमी के कपड़ों में रेकी कर रहा होगा, या तो उनके घर पे ही नौकर के हिसाब से जाके रेकी कर रहा होगा। तो यू नेवर नो, तो आसान पड़े उनके लिए। पर मुझे लगता है जो पॉश है उनको चौकन्ना होना ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि पुलिस प्रशासन बाद में है, पहले खुद को आप प्रोटेक्ट करो, सिक्योरिटी हायर करो, ये ज्यादा जरूरी है ताकि आप खुद को सेफ रख सके, फिर जो होगा देखेंगे। चलिए लीजा जी, उम्मीद है कि सरकार कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी ठोस, ताकि इस तरह की धमकियों पर अंकुश लग सके। लेकिन दूसरी बात, वहीं अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर हर फ्राइडे किसी न किसी सितारे की किस्मत चमकती है, तो कोई अंधेरे गलियारे में खो जाता है। ये प्रथा रही है, परंपरा रही है, और इसमें कई सितारे भी हैं जो शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो गायब से हो जाते हैं। और इन्हीं में से एक नाम है राजपाल यादव जी का, आपने सुना होगा, मशहूर कॉमेडियन। उन्होंने अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाया है और लगातार अपने अभिनय से सबको गुदगुदाया भी है। तो उनकी हालत काफ़ी आजकल ख़राब है, लोन को लेकर वो चर्चा में रहे हैं, इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, लोगों को से मदद मांग रहे। वो काफ़ी रोए भी जब तिहाड़ जेल में जा रहे थे कि हम लोन नहीं चुका पाए। हालांकि मदद के लिए हाथ आए हैं लोगों के, सोनू सूद जी ने मदद किया है, या फिर अगर राजनेता की बात करें तेज प्रताप यादव जी ने मदद किया है। सितारों के इस तरह की जो उतार चढ़ाव के दौर होते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? इतने सारे पैसे उन्होंने अगर एक फिल्म में लगाए हैं, उनको थोड़ा बैकअप रखना चाहिए था। उन्होंने शायद सोचा था कॉन्फिडेंस से कि ये बिजनेस जी। कर जाएगी, पर वो नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे पैसे, इतने बड़े पैसे लगाने से पहले भी सोचना चाहिए था, पर उन्होंने कर लिया। अब सितारों पे ऐसा चीजें होती हैं, ये जी। आम बात है। खासकर उनकी भी शुरुआत शायद आउट ऑफ दी जी मतलब जी, वो, बहुत संघर्ष से हुई थी। हाँ, वो नेपो किड नहीं है और उन्होंने बाहर से शुरुआत किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन रहा होगा चीजें। बिल्कुल। पर वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने, मतलब उनको जेल जाना नहीं चाहिए था, बॉलीवुड को मदद करनी चाहिए उनकी। और मैं आशा करती हूँ कि जितने सारे लोग उनको पर्सनली जानते हैं, एज इंसान जानते हैं, तो सब मदद के हाथ लेके उनके पास जरूर आएंगे। और शायद बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो अंदर चले गए तो उनके कैरियर पे एक दाग आ गई, जो आगे बहुत लोग सोच समझ के, क्योंकि एक इंसान पे लोग पैसे लगाते हैं, एक्टर पे पैसे लगाते हैं, तो वो आगे तो थोड़ा शायद मुश्किल ही होगा। हर चीज में यूनिटी की जरूरत सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अहम होती है, कि जब जी। भी कोई इंडस्ट्री या फिर देश की बात होती है तो एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। बात जब बॉलीवुड की आती है तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड दो धड़ों में बटा हुआ है। अभी जो मनोज बाजपेयी की फिल्म आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, जो उनकी फिल्म है जो है घूसखोर पंडित, उसे लेकर भी बड़ा बवाल हुआ है। आप बतौर ये सेंसर मेंबर क्या कुछ कहना चाहेंगी इस तरह के फिल्म के टाइटल को लेकर, और सेंसर के पास जब ये चीजें जाती हैं तो सेंसर क्या कुछ सोचता है और कैसे पास होता है? सेंसर ने पास नहीं किया है। अब नेटफ्लिक्स पे सेंसर बोर्ड नहीं है, फिल्म के लिए है। अब नेटफ्लिक्स में अगर ये चीजें आई है, क्योंकि सेंसर में हम लोग देखते हैं बकायदा कि किसी जाति पे या धर्म पे तो बात नहीं आ रही है, नाम के ऊपर भी इनफैक्ट। तो मुझे इतना नॉलेज है कि सेंसर ने इसको पास नहीं किया। पर अगर नेटफ्लिक्स पे आ रही है, उसमें सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अब तो मुझे ये मतलब लगता है कि ओटीटी में भी सेंसर होना चाहिए, जो मैं काफी टाइम से मांग कर रही हूँ, पर अभी तक तो नहीं आई है। तो ओटीटी क्या इसका फायदा उठा रहा है कि अगर ओटीटी पे जो भी वेब सीरीज या फिल्में रिलीज हो रही हैं वो बगैर सेंसरशिप के जा रही हैं, क्या इसका फायदा उठा रहा है कि इस तरह की चीजें? बेशक, क्योंकि जब उनको बिजनेस मिल रही है, व्यूज मिल रहे हैं, वो कुछ भी बेच रहे हैं, वो न्यूडिटी बेच रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्सिज्म चलती है, न्यूडिटी नहीं है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन के बदौलत कोई भी बच्चा भी देख सकता है, वो उसके मेंटल स्टेट पे भी बहुत हानि करेगा। सो ओटीटी पे सेंसर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, मतलब इस तरह के जो टाइटल सामने आते हैं, आपकी निजी राय क्या है? क्या इस तरह के टाइटल होने चाहिए, या क्या कहना चाहेंगे इस पूरे में? देखिए, मैं निजी राय दे ही नहीं सकती एज अ सेंसर बोर्ड मेंबर, क्योंकि फिर मुझे बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो एज पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, उस तरीके से मुझे लगता है कि ये सारे प्रोपोगंडा फिल्म अगर बन रही है तो हम लोग तो पास नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं तो टाइटल चेंज करो, या तो कट करो चीजें। अगर वो ओरिजिनल किसी मुद्दे पे आधारित है और उसके ऊपर केस चल रही है, तो भी हम पास नहीं करते हैं। तो सेंसर बोर्ड मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी आती है, और ऐसे फिल्में, प्रोपोगंडा फिल्म बनना नहीं चाहिए, ताकि इंसान अपने खुद के जो दृष्टिकोण है वो रख सके।
ना कि हम इन्फ्लुएंस करें किसी को। बॉलीवुड को वैसे ही समाज का आईना कहा जाता है, फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है कि कहीं न कहीं कुछ सीख मिलती है और एक फिल्म जो है एक आखिर में मैसेज दे के जाती है। और अगर इस तरह के आरोप जब लगते हैं कि कोई प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहा है या फिर कहीं कहीं सरकार का इन्फ्लुएंस भी होता है कि उस प्रेशर में आके लोग फिल्में बनाते हैं, तो आप क्या सोचती हैं इसमें? जैसे द केरल स्टोरी है या और दूसरी जो फिल्में आई हैं, वो किस दिशा में आज जो है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जा रही है? बॉलीवुड इंडस्ट्री तो हमेशा अच्छी थी, पर क्रिएटिविटी कम हो गई है, बिजनेस ज्यादा हो गए हैं और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बेशक होती हैं क्योंकि सबको ये फिल्में देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो निर्माता है उनको थोड़ा सा समाज के लिए भी सोचना चाहिए। अगर तुलना साउथ से करें तो बॉलीवुड की अपेक्षा साउथ की फिल्में जो है आजकल लोग ज्यादा पसंद कर रही हैं, ज्यादा सक्सेस अगर पैमाने पे देखें, जैसे पुष्पा सीरीज की जो फिल्में हैं, पुष्पा 2 और उसके बाद और जो दूसरी फिल्में आई हैं, खासकर प्रभास की फिल्मों की बात करें या दूसरे सितारों की, तो कंटेंट जैसा कि आपने कहा कि यहाँ क्रिएटिविटी की कमी है, तो वहाँ ऐसी चीजें ज्यादा सक्सेस हो रही हैं जो क्रिएटिविटी ज्यादा ला रहे हैं, असली चीजें परोस रहे हैं। तो कैसे देखती हैं इसे आप? जी, पहले बंगाल में क्रिएटिविटी बहुत थी, सत्यजीत रे वगैरह सब वहीं से हैं, पर अब मुझे लगता है साउथ वाले ओरिजिनल थिंग्स लेके आ रहे हैं। उनके क्रिएटिव लेवल, जैसे बाहर के देशों में गाना बहुत अच्छा है जी, मैं एल्बम हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, वो सारे बहुत बड़े अच्छे हैं। कॉपी पेस्ट होती है या धुन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में थोड़ा ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स की जरूरत है। या तो हमारे यहाँ पे सब इजी वे पे जाते हैं, इतना लिखना करना या समाज को, मतलब हम लोग एक राइटर के लिए एक चीजों को लिख के उसके सोच को जनता तक पहुंचाना बड़ी बात है। और फिर उसको जो बना रहे, राइटर तो लिख दिया, उसको जो बना रहे डायरेक्टर, उनका भी दृष्टिकोण अलग होती है कि जब वो फिल्म बनाते हैं तो एक राइटर और डायरेक्टर के दृष्टिकोण को अपने समाज के लोगों तक पहुंचा के उसको समझाना, ताकि जनता उस फिल्म से कनेक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो इमोशन से कनेक्ट कर सके, ये बड़ी बात है। तो शायद कहीं ना कहीं ये फेल हो रही है, पर कुछ बॉलीवुड में भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे संजय लीला बंसाली सर और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कुछ अच्छी फिल्में भी आई, जैसे धुरंधर आई या बॉर्डर 2 आई, फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं और फिल्म अच्छा कारोबार भी कर रही है। तो बीच बीच में जो अच्छी फिल्में आ रही हैं उसे दर्शक देख भी रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन जब साउथ और बॉलीवुड का होता है तो उसमें साउथ का पलड़ा हमेशा जो आने वाले दिनों में ये जो बीता साल रहा है उसमें भारी रही, क्योंकि सारे शायद अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वहीं पे है। दे डोंट वांट टू मेक फिल्म्स इन बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के ये इंडस्ट्री एक अलग तरीके से काम करती है, रीजनल एक अलग तरीके से काम करती है, मराठी इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि हमारी टारगेट ऑफ ऑडियंस अलग होते हैं। जी, तो उस बिहाफ पे शायद ये चीजें अभी अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में थोड़ा कम काम कर रही है। लीजा जी, अब आपके थोड़ा सा करियर के बारे में बात करते हैं। आप शोहरत की इस बुलंदी पर हैं, आज सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं, कई फिल्में भी आपने की है। तो शुरुआत आपकी कैसे रही है? क्या आप शुरू में मतलब बॉलीवुड में या एक्ट्रेस बतौर मॉडल ही बनना चाह रही थी या फिर कुछ और था दिमाग में? लकीली आप एक्ट्रेस या मॉडल बन गई? हाँ, मैं लकीली मेरा लक फेवर कर गया। मैं एक्ट्रेस या मॉडल कुछ भी बनने नहीं आई थी। मैं यहाँ अपने बिजनेस और अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करने आई थी, पर मैं सुभाष जी की नजर में पड़ गई। अच्छा। तो भाई साहब ने मुझे ऐसे ही बोला था, जैसे उन्होंने सबको बोला था कि तुम फिल्म करोगी। आई वाज लाइक, मुझे कुछ नहीं आती है, कैसे फिल्म करो? कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी? पार्टी उनके में? होली पार्टी में। अच्छा। यस, उनके होली पार्टी में। एंड उन्होंने वहीं पे बोला था दैट हम इकट्ठा काम करेंगे। तो ऑफिशियली फिर बाद में बात हुई है। तो सुभाष घई साहब की फिल्म में काम करने के बाद फिर शुरुआत हुई, आप इंट्रोड्यूस बॉलीवुड में हुई, तो फिर सफर जो रहा वो कैसा रहा? किस तरह जो यादें हैं वो कैसे जो है करना? देखिए, हर जगह कॉम्पिटिशन्स होती है। सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यहाँ पे लोग बहुत आपको बोलेंगे आप मोटे हैं, पतले हैं, दिखने में अच्छे नहीं है, ये करा लो, वो करा लो। आप खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैं बेहतर हूँ, तो आप बेहतर ही बनेंगे। लोग आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो। पहले आप खुद को तो एक्सेप्ट करो। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये है कि लोग दूसरे के बात ज्यादा सुनते हैं। पर हाँ, एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है।
सुभाष जी के फिल्म करने के बाद भी मुझे, जब मैं एक्चुअल में आ गई, फिर मुझे लगा, पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट थी, मुझे लगा हो जाएगा, पर जब ऑडिशंस आने लग गए मुझे समझ आई कि सीखना पड़ेगा। तो फिर मैं पढ़ाई करने लगी, 1 साल तो मैंने फिर एक्टिंग को लेके पढ़ा है, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड ऑल। उसके बाद आज जाके मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, अभी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, पर एटलीस्ट आई कैन एक्ट। पढ़ाई तो जब तक जीवन है तब तक जारी रहेगी, कहीं ना कहीं हर मोड़ पर कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको इस बात का मलाल है कि सुभाष घई जैसे फिल्म मेकर के साथ शुरुआत करने के बाद जो है बतौर लीड एक्ट्रेस अपना मुकाम कहीं ना कहीं आप बना नहीं पाई, या शोहरत की उस बुलंदी पर नहीं पहुंच पाई जहां पर पहुंचने का हर एक्ट्रेस सपना देखती? नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं पहुंच जाऊंगी, सब किसी का एक टाइम होता है। मैं लकी हूँ इस चीज में कि बॉलीवुड में सब कोई मुझे सपोर्ट किया है। किसी ने, ठीक है थोड़ा बहुत आपको कंपटीशन मिलेगी, तो मैं सीखती हूँ हर मुकाम में, एंड मैं धीरे धीरे अपना ग्राफ तैयार कर रही हूँ और मैं जानती हूँ मैं कर लूंगी। शूटिंग से रिलेटेड कुछ खट्टी मीठी अगर यादें जुड़ी हों, पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया हो तो वो लम्हा, क्या आप नर्वस थी या फिर कैसे? नहीं, नर्वस तो थोड़ा थी, पर सुभाष जी को मुझ पे बहुत भरोसा था। मैं ये फिल्म उनके भरोसे पे किया है, क्योंकि मुझे तो एक्टिंग ज्यादा आती नहीं थी, पर उन्होंने मुझे बोला था दैट मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ, मैं तुमसे करा लूंगा, और उन्होंने वही किया है। पर उसके बाद मैं काफी सारे जो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर है, वामन केंद्रे सर, उनके अंडर पढ़ती गई, और इम्तियाज सर, ये सब फिर मुझे ट्रेनिंग करते गए। तो धीरे धीरे सीखते सीखते मेरा वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता गया, क्योंकि आपको जब पता है कि करना क्या है, एक बेसिक्स होती है, ये पता होती है, तो फिर आप कर लोगे आगे। मुझे लगता है कि एक्ट्रेस से कहीं ज्यादा अच्छी सक्सेस करियर जो आपका मॉडल का रहा है, क्योंकि आप ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ज्यादा, खासकर शाहरुख खान के साथ ज्यादा चर्चा में रही हैं, और ज्यादा सक्सेस भी रहा है वो ब्रांड जिसकी हम पर वो एक्टिंग नहीं है जी, वो मॉडलिंग नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट है और प्रमोशनल एड है, तो वो एज एक्टर ही हमने किया है। तो किस तरीके से वो सफर आप देखते हैं शाहरुख खान के साथ, किस तरह से क्योंकि हर एक्ट्रेस का सपना होता है कि हम इंडस्ट्री के खान के साथ काम करें, और आप उनके साथ रही, कैसा रहा है सफर, कैसा अनुभव रहा? शाहरुख सर, बस मेरे फादर के बाद अगर मैं किसी को देखती हूँ तो वो शाहरुख सर है, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि उनके अंडर पढ़ के मैं उनसे कैरियर का ग्राफ, बिजनेस ये सीख पाई। और बस ये किस्मत की बात होती है, मतलब एक्टिंग में मुझे लगता है अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो 80% आपकी किस्मत है, फिर 20% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा हमेशा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा है। मैं बहुत डांट खाई हूँ, पर मैंने बहुत बेहतरीन आदमी से सीखा है, और मैं विश्वास करती हूँ कि फेल तो मैं हो ही नहीं सकती। उतने बेहतरीन आदमी से सीख के मैं फेल तो नहीं होंगी। तो क्या कुछ मतलब प्लानिंग है, अगर कुछ ऑफर ऐसा कुछ आता है, जैसे खासकर शाहरुख खान की बात करें, या सलमान, या आमिर, या और किसी भी सितारे के साथ, तो क्या प्लानिंग है आपकी आने वाले दिनों में? कैसे, क्योंकि एज ए सेंसर बोर्ड के मेंबर के नाते ज़्यादा उधर फोकस रहता होगा आपका, तो इधर एक्टिंग में या फिल्मों में किस तरीके से आप उसको? नहीं, सेंसर बोर्ड में मेरा फोकस है, पर मैं दोनों को बैलेंस करती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती, पर ये दोनों को काम को मैं बैलेंस करती हूँ, क्योंकि एक्टिंग का प्रोजेक्ट हमेशा नहीं चलती है। जब एक्टिंग का प्रोजेक्ट चलती है, मुझे सेंसर बोर्ड से ब्रेक लेना पड़ता है, और मैं सीखती हूँ। मैं सेंसर बोर्ड में, मैं सबसे छोटी मेंबर हूँ सेंसर बोर्ड में एज में, और मुझे मजा आता है वहाँ काम करते हुए। हमारे वहाँ पे रेवेन्यू कमेटी बैठती है, वहाँ पे फिल्मों के ऊपर चर्चा होते हैं, एंड क्राफ्ट को, चीजों को, लोगों के मेंटलिटी को अगर आपको जानना है तो आप, मतलब उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकती। तो क्या कुछ आने वाले दिनों में आप फिल्में हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट है, या फिर सॉन्ग है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? फिल्म है पर मराठी, और आने वाले समय में हम बताएंगे क्या है। एक प्रोजेक्ट है जो हमारे महाराष्ट्र के, फाइनली महाराष्ट्र के एक प्रोजेक्ट में कर पा रही हूँ, मराठी प्रोजेक्ट, और आई होप सो कि जल्दी उसका शूटिंग शुरू होगी। आप खूबसूरत भी लग रही हैं, और रेड कपड़े में भी है, तो और ज्यादा खूबसूरती बढ़ जा रही। तो ऐसे में वैलेंटाइन डे का मौका भी है, तो क्या कुछ कहेंगे वैलेंटाइन डे के मौके पर, और कैसे सेलिब्रेट करेंगे?
खूब एंजॉय करो, लव शुड बी सेलिब्रेट एवरी डे। हर दिन आप प्यार सेलिब्रेट करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड के साथ में, अपने मम्मी के साथ, पेरेंट्स के साथ, पेट्स के साथ, किसी के साथ भी आप वैलेंटाइन कर सकते हैं, भगवान के साथ इनफैक्ट। तो दैट्स इट, सब एंजॉय करो। प्यार का दिन है, फिर तो ब्रेकअप होके स्लैप डे भी आता है, आपको पता है ना, जी जी। तो वो भी आना है। तो बट ठीक है, जब तक प्यार है एंजॉय करो बस। प्यार के पीछे पागल नहीं हो जाना है, कैरियर वगैरह सब फोकस्ड है, प्यार चलता रहेगा। तो क्या मैसेज देंगी इस मौके पर दर्शकों को कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करती है, खासकर जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल जी। मीडिया पे क्या मैसेज देंगी, कैसे सेलिब्रेट करें? मेरे हिसाब से आप ना सोशल मीडिया से ज्यादा प्यार को, मतलब फोटो निकालने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप प्यार को फील कीजिए। और जो लव्ड वन के साथ में प्रीशियस मेमोरी, आप फोटो निकालो पर अपना फोकस शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि शायद आप फोटो निकालने के चक्कर में बहुत कुछ सामने जो आपके बैठे हैं उसके इमोशन और काफी कुछ चीजें मिस करते होंगे। तो मेरे हिसाब से इंसान को थोड़ा सा सोशल मीडिया से ब्रेक लेके अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करना चाहिए। अगर दोस्त की बात करें बॉलीवुड में, तो सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, कौन है आपके मेरे सबसे अच्छे बॉलीवुड में? मेरा ऐसा फ्रेंड्स तो मैं बना नहीं सकती, फ्रेंड्स ऐसा कोई नहीं है, सब अक्वाइंटेंसेस हैं, सब वेल विशर हैं। पर एज अ फ्रेंड तो जिसको मैं रात में कॉल करके बोलूं तो वो हाँ, बॉलीवुड से तो हाँ, नहीं है, क्योंकि हाँ। मैं थोड़ी ऐसे फ्रेंड बनाने के मामले में कमजोर हूँ नॉर्मली भी। और मैं बिलीव करती हूँ कि फ्रेंड वो होना चाहिए जो आपके आधे रात में आप कॉल करो एंड वो वहां होगा। और अगर ट्रू फ्रेंड नहीं है तो नहीं होना चाहिए। मेरे बचपन के 2 फ्रेंड हैं जो मेरे स्कूल में और मेरे घर के बगल में एकदम चड्डी बड्डी यार है, 2 लड़की हैं मेरे फ्रेंड्स। और बाकी ऐसा मैं बिलीव नहीं करती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स रखो, पर वो फ्रेंड कोई मतलब नहीं है। मतलब फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो दुख सुख में हमेशा रात को चाहे जी। 2 बजे कॉल करो वो आपके लिए हाजिर रहे। अगर हम बात करें आपके दोस्तों की लिस्ट में खैर राखी सावंत भी शामिल हैं, तो क्योंकि राखी सावंत ऐसे ऐसे कुछ कर जाती हैं आए दिनों की, वो ट्रेंडिंग में रखती हैं। अभी हाल ही में राखी सावंत ने कहा कि मुकेश अंबानी जी अगर हमसे शादी करें या उनकी वाइफ बने को मैं तैयार हूँ। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी राखी सावंत करती रहती हैं, उनके इस क्रिएटिविटी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो एंटरटेनर है एंड मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कष्ट करके अभी तक इतने वर्षों तक उनका वो परदेसियां वहां से शुरू करके अभी तक मराठी बिग बॉस, हाँ, मराठी बिग बॉस, यस, अगर वहां तक वो ये सफर तय किया है, ये आसान नहीं है इतने टाइम तक टिके रहना। और जनता उनको बहुत पसंद करती है, अच्छी इंसान है, थोड़ी मुंहफटे बोल देती है इधर उधर, बट ठीक है, हम माफ कर सकते हैं इतना एंटरटेन हमें करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगी राखी सावंत का एक ऑल मैसेज दी अगर? बेस्ट, आप करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। उन्होंने मेरे 1-2 चीजों में मैंने देखा है, उन्होंने देखा भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो सपोर्ट ही किया है कहीं ना कहीं। और हम औरतों की इज्जत करते हैं, हम कभी एक औरत को डिमीट नहीं कर सकते। अच्छा, शर्लिन चोपड़ा की अगर हम बात करें तो आजकल क्या है कि इंडस्ट्री में अपने आप को बनाए रखने का ये मजबूरी समझे या कहा करने कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट कराती रहती हैं, कभी अपने चेहरे के साथ कुछ कोई एक्ट्रेस कराती है, कभी कुछ और के साथ। ऐसे अगर शर्लिन की बात करें तो उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था और बीच में उसको फिर रिमूव करवा दिया। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे आप देखती हैं कि क्या जो नेचुरल में हमें ऊपर वाले ने बनाया है वैसे ही हम अपने आप की खूबसूरती को निखार सकते हैं, या इस तरह से जो आर्टिफिशियल चीजें आ रही हैं बाजार में, या जो चीजें शर्लिन चोपड़ा ने किया है या दूसरी जो एक्ट्रेस ने करती रहती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनके पैसे वो कुछ भी करे, हम इसमें टिप्पणी देना ठीक नहीं है। पर प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी के वो ब्लेसिंग के तौर पे काम किया है, कभी कभी फेल भी होती है, पर कई लोगों को ब्लेसिंग के तौर पे भी काम किया है, जिनके शायद शादी नहीं होती या कुछ वैसा है, या जिनके सर पे बाल नहीं है। तो साइंस काफी आगे चले गई है, पर सही जगह पे जाना और खुद के हेल्थ का ध्यान रख के कुछ ओवर नहीं करना है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मतलब खूबसूरत लगना है बेशक, पर ऐसा नहीं कि आप रिस्क ले लें।
खूबसूरती की बात की तो अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या करती हैं जो इतनी खूबसूरत लगती हैं? क्या कुछ चीज़ें एज ए डाइट के तौर पर या फिर क्या इस्तेमाल करती हैं? क्या मंत्र है आपका? एक टाइम पे मैं बहुत क्रैश डाइट करती थी, मतलब लो कार्ब या लिक्विड डाइट, पर फिर मुझे समझ आया कि वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो मैं सब खाती हूँ, थोड़ा चीनी या आलू ये सब थोड़ा कम खाती हूँ, बाकी मैं सब खाती हूँ। खूब खुश रहना इज द मूल मंत्र। जी, जी। आप खुश रहो, पीसफुल रहो, तो आपके चारों तरफ पॉजिटिव रहो, सब अच्छा रहता है। आजकल के वैसे इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप को मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल है और ऐसे में जो है चीज़ों को फ़ॉलो करना भी मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास। हाँ, टाइम तो नहीं है, पर उसके मतलब हम लोग के टाइम शेड्यूल के हिसाब से हमारे साथ हमारी टीम होती है जो हमारा देखभाल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारी बॉय होती हैं या हमारा जो भी बंदे होते हैं वो हमारा टेक केयर हमेशा करते हैं। तो वो ही देखते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, या हम लोग वैसा कुछ स्नैक्स टाइम निकालते हैं, क्योंकि हम अगर कमजोर पड़ गए तो हम काम नहीं कर सकते। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। मुकेश छाबड़ा जी के साथ आपने खिड़कियाँ नाम के कई प्ले किए हैं। जी। तो वो कैसा अनुभव रहा है? किस तरह से रहा वो बताइए थोड़ा? वो मेरे राखी ब्रदर है, मैं उनको राखी बांधती हूँ हर साल, एंड उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इंडस्ट्री में साथ दिया है। मैं सीखती हूँ हमेशा, दैट्स नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक बंदे को जो एक्टर बनना चाहता है उनको प्ले करना चाहिए। मैं खुश हूँ कि हमारा प्ले यहाँ पे पहले खिड़कियां यहाँ हुई, फिर वो हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में परफॉर्म किया है। और वहाँ पे परफॉर्म करने पे आप समझ जाओगे कि इंडस्ट्री और चीजें, आर्ट कितने बड़े पैमाने तक जा सकते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा भाई है और मैं उनके थ्रू काम करती हूँ, या उनका इतना सपोर्ट है, गाइडेंस है, तो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो आने वाला जो ये नया साल है 2026 शुरू हो गया है, फरवरी का महीना है ये। जी। तो अपने आप को लीजा कहाँ देखती हैं? क्या आपने जो सोचा था, जो मुकाम हासिल करने का, वहां तक आप पहुंच गई हैं या अभी वो टारगेट हासिल करना बाकी? मैं शायद बहुत बड़ी भी हो जाऊँ, फिर भी मैं लालची हूँ और मैं बोलूँगी मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए लाइफ में। मैं कभी, मेरा पेट नहीं भरेगा। पर हाँ, मतलब मैं हमेशा बड़ा सोचती हूँ और मैं जानती हूँ मैं बेहतरीन हूँ और मैं सब कुछ में जो मुझे चाहिए वो सब मैं कर लूंगी। तो चलते चलते क्या मैसेज देंगी अपने ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को? बस मुझे सपोर्ट करो, इन 24 न्यूज़ को सपोर्ट करो, खूब खुश रहो, खूब अच्छे से रहो, माँ बाप के साथ में अपने माता पिता को बहुत प्यार से रखो और बस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। चलिए, बातचीत के लिए हमसे शुक्रिया लीजा जी। ये थी लीजा सिंह जो हमसे बातचीत कर रही थी।